chapter number 2 we are starting sexual reproduction in flowering plants, and before this we studied the first chapter of reproduction unit, reproduction in organism, along with its MCQs. Now sexual reproduction in flowering plant, we will study about the structure of flower and various reproductive events which are taking place in the life cycle of an angiosperm plant. So यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है वो दिखाया हुआ है. दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिकॉज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज डिप्लॉयड इन नेचर. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है फ्लावर, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब के अंदर हमको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. और यहाँ पर इसके जो है मेल और फीमेल पार्ट्स हैं फ्लावर के. फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर का ट्रांसफर सेक्शन, ये सारी चीजें हमको स्टडी करना है चैप्टर में. फिर यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मियोसिस है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट कहते हैं. डेसेंस ऑफ एंथर दिखाया हुआ है. एंथर्स जो है ये डिस्पर्स हो रहे हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं. फिर यहाँ पॉलिनेशन इवेंट है. इस तरफ जो है फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट दिखाया है ओवरी के अंदर और इस तरह से यहाँ पर जो है वो ओव्यूल फॉर्म हुआ, उसके अंदर फीमेल गैमेट है. यहाँ पॉलिनेशन के बाद में फिर नेक्स्ट जो इवेंट है वो होता है फर्टिलाइजेशन. एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमको मालूम है यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है. और उसके बाद में फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है. जाइगोट का डेवलप होकर के एम्ब्रियो का बनना, और फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है. साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ सीड है और ओवरी वॉल का मॉडिफाई होकर के फ्रूट का बनना है. यहाँ पर जो है ये जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाया है, तो ये एक न्यू प्लांट यहाँ सीड से ग्रो हो रहा है. तो ये पूरा जो है लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट का. हमको इस चैप्टर में इसी लाइफ साइकिल के वेरियस इवेंट्स को पढ़ना है डिटेल में. एक एक इवेंट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इस तरह के 3 इवेंट्स होते हैं. सो नाउ हियर द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है. तो ये इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर एक इंट्रो दिया हुआ है. फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. तो एक फ्लावर की कुछ अदर देन रिप्रोडक्टिव वैल्यूज भी हैं, जैसे कुछ एस्थेटिक वैल्यू है, फ्लावर की देखने में खूबसूरत मालूम देता है, अट्रैक्ट करता है. फिर ऑर्नामेंटल वैल्यू है, हम फ्लावर्स को जो है अलग अलग इवेंट्स में सजावट के तौर पर यूज करते हैं, उसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. सोशल वैल्यू भी है, हम किसी को ग्रीटिंग के लिए फ्लावर देते हैं, जैसे देखा होगा आपने रोज फ्लावर जो है हम ग्रीटिंग के तौर पर देते हैं. रिलीजियस वैल्यू है इसकी, तो रिलीजन्स के अंदर भी फ्लावर और फ्लावर से बने हुए जो दूसरे बुके वगैरह जो होते हैं उनको यूज किया जाता है. फिर कल्चरल वैल्यू है इसकी, बहुत सारे कल्चर में फ्लावर को यूज किया जाता है. नाउ व्हाट इज अ फ्लावर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर की जो डेफिनेशन है, इट इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट और मॉडिफाइड शूट. तो स्टेम का टिप जो है मॉडिफाई होकर के फ्लावर में कन्वर्ट होता है, और जो स्टेम का टिप जिससे फ्लावर बनता है, तो फ्लावर बनने से पहले वहां पर जो बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्लोरल प्राइमोर्डियम. और फ्लावर जो है वो 2 तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो ग्रुप में हो सकते हैं या कि फिर सिंगल हो सकते हैं. तो अगर फ्लावर्स जो है वो ग्रुप में प्रोड्यूस होंगे तो उसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, और अगर फ्लावर सिंगल प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम लोग सॉलिटरी फ्लावर्स कहते हैं. तो ये भी आपने जो है वो इन्फ्लोरेसेंस और सॉलिटरी फ्लावर ये मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया है, फ्लोरेसेंस के टाइप स्टडी किए हैं. तो रेसिमोस और साइमोस उसमें डिस्टिंग्विश भी पढ़ा होगा. फिर फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के अंदर
दो मेन पार्ट या वर्ल्स होते हैं जिनको हम लोग फ्लोरल वर्ल्स कहते हैं, इसेंशियल वर्ल और एक्सेसरी वर्ल्स। तो यहाँ इसेंशियल वर्ल्स के अंदर दो कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं। एंड्रोशियम जिसके अंदर जो है स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं और स्टेमेन का जो टिप होता है वो एंथर होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। गाइनोशियम या इसको हम कार्पेल कहते हैं, इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हम इसको डिटेल में आगे के टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये जनरल था फ्लावर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट अस सी द एलिस ऑफ द फ्लावर। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ योर ओन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर भी जो है वो 11 में स्टडी किए हैं हमने, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रिमाइंडर के तौर पर दिया हुआ है टॉपिक। तो एक फ्लावर में उसके जो फ्लोरल वर्ल्स हैं, फ्लोरल कंपोनेंट्स हैं, वी कैन डिवाइड दीस फ्लोरल कंपोनेंट्स इनटू टू पार्ट्स, एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्स और एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स। तो एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते लेकिन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को फेवरेबल बनाते हैं। तो नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स में आ जाते हैं कैलिक्स और करोला। तो कैलिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं इनको सेपल्स कहा जाता है और नॉर्मली ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनका काम होता है जब वो फ्लावर जो है वो बर्ड कंडीशन में होता है तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और ग्रीन कलर की होने की वजह से दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो। फिर उसके बाद में ये पेटल्स आप देख रहे हैं, तो पेटल्स का जो कलेक्शन होता है उसको करोला कहते हैं। सेपल के कलेक्शन को जिस तरह से कैलिक्स कहा जाता है ऐसे ही पेटल्स के कलेक्शन को करोला कहते हैं। ये नॉर्मली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रेड कलर के, पिंक कलर के, ऑरेंज या अलग अलग शेड्स में हो सकते हैं। इनका जो मेन काम होता है ये होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना और पॉलिनेशन को फेवरेबल बनाना। नेक्स्ट दो एसेंशियल वर्ल्स हैं। एसेंशियल वर्ल्स को रिप्रोडक्टिव वर्ल्स भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये वाले जो पार्ट है, दीज आर द स्टेमेन। तो एक सिंगल स्टेमेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। ये कनेक्ट करता है ऊपर के फर्टाइल लोब को यहाँ पर फ्लावर के बेसल पोर्शन या ओवरी वाले पोर्शन से। यहाँ पर ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेमस कहते हैं, उसी से बाकी के फ्लोरल वर्ल्स सब जुड़े हुए होते हैं। फिलामेंट के बाद में फिर ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये कनेक्ट होता है, कर्सर पर आप ध्यान दें, इसको कनेक्टिव कहा जाता है। और ऊपर का ये जो लोब है जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखाया हुआ है, लाइट ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है यहाँ पर ये वाला, ये सब जो ऊपर के लोब है दीज आर कॉल्ड द एंथर, यहाँ पर लेबल किया हुआ है। सो इनसाइड द एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और उसके बाद में फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर होता है वो प्रोसेस। उसका कुछ पार्ट जो है पॉलिनेशन के पहले और कुछ पार्ट पॉलिनेशन के बाद कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। उसके बाद में फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक का, दिस इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम। कलेक्शन में है तो गाइनोशियम और सिंगल रहेगा तो उसको पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। लोअर जो ग्लोबुलर पोर्शन देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज द ओवरी। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं व्हिच आर अटैच्ड टू द मार्जिनल वॉल बाय मींस ऑफ a fertile tissue called placenta, जो ओव्यूल्स को नरिश करती है। Then a long tube-like structure is there. This long tube-like structure is called as the style. From the style, the developing pollen tube passes, which carries the male gametophyte, and later on the fertilization takes place inside the ovary. We will study these events separately. The terminal portion of this carpel, it is called as the stigma. Stigma जो होती है कुछ फ्लावर्स के अंदर वो हेरी होती है और कुछ के अंदर जो है वो स्मूथ एंड स्टिकी होती है। सो स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पर पॉलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करते हैं, डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद में फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। नाउ वी विल स्टडी द वेरियस इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में
आ जाता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर आपको दोनों के लिए गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टेमेन के अंदर, स्टेमेन का जो पार्ट है एंथर उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर का स्टेमेन का अलग से स्ट्रक्चर। सो दिस इज द फिलामेंटस स्टॉक। यहाँ पर इसी को कट करके दिखाया गया है। तो इंटरनली आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथर जो है वो 4 चैम्बर्स पे डिवाइडेड है। ऊपर से देखने में एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब वाला होता है, बट इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। सो एक्सटर्नली एन एंथर अपीयर्स एज डायथीकस, लेकिन इंटरनल वे में, अगर इंटरनल कट सेक्शन में हम लोग देखेंगे उसको, तो वहां पर 4 चैम्बर्स हमको दिखते हैं। इट इज कॉल्ड एज द टेट्रालोक्यूलर। सो डायथीकस एंड टेट्रालोक्यूलर। Then inside this the pollen grains are produced। इसके अंदर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, these are called lines of dehiscence, क्योंकि यहाँ dehiscence का मतलब होता है ब्रेक होना। तो यहीं से, इसी लाइंस पर से जो है हमारा जो एंथर है वो ब्रेक होता है और पोलन ग्रेन बाहर शेड होते हैं। देन एंथर का स्ट्रक्चर हमको देखना है। इट इज बाइलोब्ड डायथीकस टेट्रालोक्यूलर। लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं 4 साइड से। सो टेट्रागोनल है। और उसके अंदर जो पोलन सैक है, ये जो देख रहे हैं आप लाइट पिंक कलर वाले, इस तरफ भी ये पोलन सैक है। इन्हीं को जो है माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं प्लूरल में, और माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है। नाउ दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में आउटसाइड टू इनसाइड हम लोग आते हैं। तो सबसे बाहर जो है हमको एंथर की वॉल मिलेगी। तो एंथर वॉल के अंदर क्या क्या आता है? एपिडर्मिस आ जाता है, एंडोथेशियम आ जाता है, मिडल लेयर्स आ जाती हैं और टेपेटम आ जाता है। तो ये एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, ये पूरा मिला करके एंथर वॉल बनती है। देन इनसाइड द एंथर वॉल, मतलब टेपेटम के नीचे सैक होता है ये पूरा अंदर, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और उसके अंदर जो है जो अनडेवलप्ड टिश्यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो इन्हीं को जो है हम देखते हैं बारी बारी सभी के फंक्शन के साथ। सो एपिडर्मिस जो है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। इट इज मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज एंडोथेशियम। सो एंडोथेशियम जो है, इसके पास में जो है कैलोस की थिकनिंग होती है। कैलोस एक तरह का पॉलीसेकेराइड मटेरियल होता है जो इसकी वॉल पर डिपॉजिट होता है। सो इट शोज प्रेजेंस ऑफ कैलोस थिकनिंग। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर लविंग होती है। सो दिस लेयर इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के मैच्योर होने के बाद में एंडोथेशियम की मदद से डेहिसेंस होता है। जब वो फूटता है तो उसके अंदर से फिर पोलन ग्रेन्स बाहर शेड होते हैं। नेक्स्ट है मिडल लेयर। तो मिडल लेयर जो है वो 1 या 2 या 3 मिडल लेयर्स हो सकती हैं। मिडल लेयर्स जो होते हैं, दे आर आल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। दे आर आल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। ऊपर की दोनों लेयर भी पैरेन्काइमेटस नेचर की ही होती हैं। और ये लेयर्स जो होते हैं, ये पोलन सैक को प्रोटेक्ट करते हैं जब एंथर जो है वो इमेच्योर होता है। धीरे धीरे जब ये एंथर मैच्योर होता जाता है तो फिर ये लेयर्स जो है ये बर्स्ट होते हैं, मैच्योरिटी पर डिजेनरेट हो जाते हैं और फिर यहां से पोलन ग्रेन फिर रिलीज होते हैं। नेक्स्ट जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, इट इज कॉल्ड टेपेटम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, तो याद रखना है आपको इसके लिए। तो ये इनर मोस्ट लेयर है, इसके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है, ये डेंस साइटोप्लाज्म शो करते हैं। और सेल्स जो है वो साइज में बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज सेल्स आर पॉलीप्लॉइड, मतलब पॉलीप्लॉइड होते हैं, एक से ज्यादा जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इवन दे आर पॉलीन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई वाले भी हो सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट देयर फंक्शन। तो ये क्या करते हैं,
ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं विच इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। याद रखना नाम, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन जो है ये बाद में जो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है उसकी एक्साइन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्साइन आउटर लेयर को बोलते हैं पोलन ग्रेन की। अभी हम लोग पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो उसकी आउटर लेयर पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो यहीं से सिंथेसाइज होता है। यूबिश बॉडीज भी बोला जाता है उसको। तो यूबिश बॉडीज जो है ये सब्सटेंस, ये एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और उससे स्पोरोपोलेनिन निकलता है जो कि बहुत हार्ड मटेरियल होता है और उसकी वजह से पोलन ग्रेन को एक्सटर्नल हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं इनर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। यहां पर जो है ये पोलन सैक है अंदर का जो स्ट्रक्चर है। तो पोलन सैक जो है इट इज फिल्ड विद स्पोरोजीनस टिश्यू। यहां पर जो देख रहे हैं आप ये सेल्स, दीस आर कॉल्ड एज द स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज, इन्हीं को जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। दे आर डिप्लॉयड सेल्स और इनके अंदर होता है मियोसिस का प्रोसेस। तो जब ये मियोसिस का प्रोसेस करते हैं तो इनसे फिर जो है 4 सेल्स बनते हैं और जो 4 सेल्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन टेट्राड। पोलन ग्रेन टेट्राड बनते हैं और बाद में फिर हर एक से जो है मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चल के 4 मेल गैमेटोफाइट जो है डेवलप होते हैं। तो यहां तक के जो है ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, एंथर का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इट इज द कट सेक्शन। ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये आउटर जो लेयर है इट इज एपिडर्मिस। उसके नीचे ये वाली जो लेयर देख रहे हो यहाँ पे लेबल नहीं है बट मैं कर्सर से बता रहा हूं आपको, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो आउटर पर्पल कलर से देख रहे हैं दिस इज एपिडर्मिस। उसके नीचे फिर जो ग्रीन कलर की लाइनिंग जो देख रहे हैं आप ये एंडोथेशियम, फिर ये मिडल लेयर्स और फिर इनर मोस्ट जो डायरेक्ट इसको सराउंडेड है वो होती है टेपेटम लेयर। और फिर यहाँ अंदर आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स और ये आप ब्रेक हुआ वाला पार्ट देख रहे हैं। सो दिस इज द डेहिस्ड एंथर। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन इस लाइन ऑफ डेहिसेंस से बाहर निकलेंगे और बाद में फिर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। नाउ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर का बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से जो कि स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पोरोजिनस सेल्स व्हिच आर डिप्लॉयड इन नेचर। प्लॉइडी भी कभी-कभी पूछता है पेपर में। फिर उनके अंदर होता है यहाँ पर मियोसिस और उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन टेट्राड। माइक्रोस्पोर इज अनदर टर्म फॉर पोलन ग्रेन। फिर ये टेट्राड जो है वो स्प्लिट होते हैं एंड दे फॉर्म द पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का यहाँ पर जो है हम एक ऐसा स्केमेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एक्साइन जो होती है ये आउटर वॉल जो देख रहे हैं दिस इज द एक्साइन। अभी हम लेबल्ड स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका। तो एक्साइन आउटर वॉल है, फिर इनर जो वाली जो है इसको कहते हैं हम लोग इंटाइन। एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की और एक्साइन पर बीच बीच में यहाँ पर जो है वो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द जर्म पोर। और नॉर्मली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल जर्म पोर होता है उनके पोलन में, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर 3 जर्म पोर होते हैं, मतलब दे आर ट्राइपोरेट। तो किसी भी एक जर्म पोर से जो इंटाइन होती है वो ट्यूब बना करके बाहर आती है। यहाँ पर ट्यूब का फॉर्म भी आप देख रहे हैं इस तरह से। ये जो इनर ब्लैक लाइनिंग है दिस इज द इंटाइन लेयर। और जो इंटाइन लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये 2 सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जैसे एक्साइन स्पोरोपोलेन की बनी हुई होती है। और 2 सेल स्टेज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये पोलन ट्यूब है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर अभी हम लोग और देखेंगे। ओके, सी दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन है। तो लेबल्ड स्ट्रक्चर है एक्साइन, फिर उसके बाद में इंटाइन,
जंप बोर्ड में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और अंदर जो है वो दो सेल्स हैं यहाँ पर। एक जो है जो लार्जर सेल है, ये बड़ा वाला जो डॉटेड से पूरा दिखाया हुआ है, दिस इज द लार्जर सेल, ये है ट्यूब न्यूक्लियस। और जो थोड़ा छोटा है किसका, सॉरी ट्यूब सेल, या इसको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस। और उसके अंदर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दिस इज द जनरेटिव सेल, उसके अंदर उसका जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो इसका जो डेवलपमेंट है ये 2 सेल्ड स्टेज जो है बिफोर पॉलिनेशन आती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए एक स्पोर मदर सेल से 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस रिक्वायर होते हैं। तो 2 माइटोटिक डिवीजन में से जो पहला माइटोटिक डिवीजन है ये पहले ही हो जाता है। पहले ही का मतलब जब पोलन ग्रेन जो है एंथर के अंदर होता है तभी, और बाद में फिर पॉलिनेशन के बाद में नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहां पर जो है ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज द पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। नाउ दिस इज द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। तो ये पोलन ग्रेन है, ये 2 सेल्ड स्टेज है। नियर अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो इसी 2 सेल्ड स्टेज पर ही होते हैं। तो 2 सेल्ड स्टेज पर नॉर्मली पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं आफ्टर डेहिसेंस। फिर नेक्स्ट जो है इंटाइन जो है, पॉलिनेशन के पहले तो 2 सेल्ड स्टेज तक का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंटाइन का ट्यूब बना करके बाहर आना। Once the pollen grains are deposited over the stigma, stigma secretes sugary and nectareous solution, और उसको फिर जंप बोर्ड के थ्रू इंटाइन एब्जॉर्ब करती है और फिर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो सब्सटेंस, और ये ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाता है किसी भी जंप बोर्ड से। तो यहाँ पर जो ट्यूब देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब। और मीनवाइल जब पोलन ट्यूब यहाँ बनता है तो जो जनरेटिव सेल होता है, याद रखिए जनरेटिव सेल, जो पहले सिंगल सेल था, ये यहां पर दिखाया हुआ है सी और डी के अंदर, ये जनरेटिव सेल के अंदर सेकंड माइटोसिस होता है। पहला माइटोसिस तो ऑलरेडी हो चुका रहता है एंथर के अंदर ही। दूसरा माइटोसिस फिर यहां पर पॉलिनेशन के बाद में होता है, और इससे जनरेटिव सेल के सेकंड माइटोसिस से 2 मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं। सो दीज आर द 2 मेल गैमेट। और जो ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये आगे पहुंच जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज द ट्यूब सेल पूरा, और ये उसका न्यूक्लियस है। फिर ये सेल के अंदर 2 सेल और हैं, दीज आर द मेल गैमेट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट। और ये पूरा सीक्वेंशियल इवेंट जो है इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं स्पोरोपोरेन के, जो कि एक्साइन का पार्ट है। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। और ये डेहिसेंस का फेज है। 60% या उससे ज्यादा एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स जो हैं ये 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो समटाइम कॉज करते हैं एलर्जीज को। तो सीवियर एलर्जीज भी जो है उनकी वजह से कॉज हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी। तो कुछ यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन्स के बारे में एडिशनल बातें लिखी हुई हैं। कभी कभी जो है ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करते हैं, मतलब स्वेलिंग कॉज करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे सेंसिटिव पर्सन्स के अंदर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। पार्थेनियम और कैरोल ग्रास जो होती है उसके पोलन ग्रेन जो है पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट, इसीलिए पोलन ग्रेन्स की जो है वो पोलन टैबलेट भी बनती है, जिनको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में। और इनको जो है एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस को खिलाया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। फिर अलग अलग प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी, मतलब कितनी देर वो जिंदा रह सकते हैं, वो डिफरेंट होती है। तो वायबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पे। जैसे कुछ जो सीरियल्स होते हैं, दाल
के जो पोलन ग्रेन होते हैं, राइस के पोलन ग्रेन जो होते हैं, इनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, नियर अबाउट 30 मिनट्स तक होती है, जबकि कुछ पोलन ग्रेन जो है वो इवन मंथ जिंदा रह सकते हैं, जैसे फैमिली सोलेनेसी, लेगुमिनोसी के और रोज के जो पोलन ग्रेन है वो मंथ्स तक जो है वो जिंदा रह सकते हैं, उनकी वायबिलिटी ज्यादा होती है। इवन हम लोग पोलन ग्रेन को जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। याद रखिए पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर। तो पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में। पोलन बैंक्स होते हैं, वहां पर इनको स्टोर करके रखा जाता है। यहां लिखा हुआ है देखिए पोलन बैंक के बारे में, ईयर्स तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये एमसीक्यू पूछा गया था। यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन के प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, जैसे जो बी पोलन होता है उसके प्रोडक्ट हैं, पोलन टैबलेट्स आती हैं विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट। ओके, फिर नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर। सो दिस द पिस्टिल और कार्पेल। ये पूरा पिस्टिल या कार्पेल है, नाम तो आपको पता है, ये ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल और नीचे ओवरी। तो ये 3 पार्ट है। कार्पेल्स जो है ये मोनो कार्पेलरी हो सकती है, सिंगल कार्पेल वाली, मल्टी कार्पेलरी हो सकती है, और सारे कार्पल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो उसको हम कहेंगे सिन कार्पस, और अगर फ्री है तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। तो मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस। इसकी जो एग्जांपल है ये माइकेलिया है, और सिन कार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस की जो एग्जांपल है ये है पपावर सोमनिफेरम। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पर मैंने मेन जो पॉइंट है उनको लिखा है। Now this is the development of female gametophyte। ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी। तो जिस तरह से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही ओवरी में मेगा स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होते हैं ये बनाते हैं ओव्यूल को। सो मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है ये डेवलप होते हैं एक प्रिकर्सर सेल से, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, और उसके बाद में फिर 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होते हैं, और फाइनली जो है पूरा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं जो कि ओव्यूल के ओवरी के अंदर हो रहा है, और ओव्यूल कैसे फॉर्म होता है। तो इनिशियली जो है इसके 2 पार्ट होते हैं, हम लोग देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। तो ऊपर का जो एंड है इट इज द माइक्रोपाइलर एंड, वो पार्ट जहां पर पोर प्रेजेंट होता है, और नीचे का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द चलाजल एंड। इनसाइड दिस मेगास्पोर मदर सेल्स आर देयर। फिर यहां पर मियोसिस 1 2 सेल बन रहे हैं, मेगास्पोर डायाड कहेंगे इन दोनों इस स्टेज को। फिर मियोसिस 2 यहां पर मेगास्पोर टेट्राड है। फिर अब ये मेगास्पोर टेट्राड में से जो 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल्स किस तरफ? माइक्रोपाइल की तरफ के 3 सेल्स। तो ऊपर की तरफ यहाँ माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, तो ऊपर के जो 3 सेल्स होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक सेल जो है ये साइज में ग्रो होता है। इसको कहा जाता है फंक्शनल मेगास्पोर या चलाजल मेगास्पोर, क्योंकि ये वाला, क्योंकि ये चलाजा के एंड पर होता है। फिर आगे इसी का डेवलपमेंट दिखाया, बाकी के 3 सेल जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। इसके अंदर फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप एक सिंगल न्यूक्लियस है, फिर जब इसके अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस में ये 1 से 2, फिर इस 1 से 2, और फिर थर्ड माइटोसिस में ये 2 से 4, और ये 2 से 4 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 8 न्यूक्लियाई आ गए। फिर उसके बाद में शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई होता है, तो इसमें से 3 न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही रह जाते हैं, 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट होकर के इस तरफ आते हैं चलाजल एंड की तरफ, और 2 जो है सेंटर में रहते हैं। तो ये पोल से माइग्रेट होकर आते हैं, इसके लिए इनको पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। बाद में फिर होता है
साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों के अतराफ में जो साइटोप्लाज्म आ गया है और ये तीन सेल्स जो यहाँ बन गए हैं चलाजल एंड की तरफ, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और माइक्रोपाइल की तरफ जो तीन सेल्स का ग्रुप होता है उसको एग एपरेटस कहते हैं। और बीच में जो दो सेल्स का जो ग्रुप है, दो न्यूक्लियाई का जो ग्रुप है, इसको हम लोग बिफोर फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। यहाँ पर दो साइड के जो सेल्स हैं which they are called as the synergid cells, और मिडल जो एक सेल रहता है दिस इज द एग सेल। और एग सेल प्लस सिनर्जिड इनको मिला करके एग एपरेटस कहेंगे। और मिडल में ये है पोलर न्यूक्लियाई। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब इसमें से हम फंक्शन देख लेते हैं हर एक का। एंटीपोडल्स जो होते हैं these are the accessory cells of cell division. They get degenerated soon or before fertilization, या तो fertilization के टाइम पर या उसके थोड़ा बाद ये degenerate ही हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, they are accessory cells. Synergid cells जो होते हैं नीचे के ये दो सेल्स जो देख रहे हैं, they form finger like projections. ये इस तरह के finger like apparatus बनाते हैं which are called as the filiform apparatus, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पोलन ट्यूब को कैप्चर करते हैं। फिर एग सेल जो होता है ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर इंटर होता है तो पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद में इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और सेकेंड मेल गैमेट आकर के इससे फ्यूज होता है, तो ये होता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे डबल से आगे के टॉपिक में, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये दूसरा इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर में सब इवेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला जो था गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, अब है गैमेट ट्रांसफर। तो हायर प्लांट में गैमेट ट्रांसफर जो है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर डिपॉजिटेड ओवर स्टिग्मा। डेफिनेशन तो आपको पता होगी क्योंकि बहुत कॉमन है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। इसको कैमेरेरियस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, बहुत ओल्डर टाइम है 1694 के आसपास में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मेन पॉइंट यहाँ पर डेफिनेशन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स में ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोगैमी हम लोग जो है कहते हैं वेट। ओके, सो ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी जो होता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। नॉर्मली ये बायसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके अंदर। जीटोनोगैमी, जीटोन का मतलब होता है नेबरिंग। तो इसके अंदर जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट पर रहना चाहिए लेकिन फ्लावर चेंज होगा, प्लांट चेंज नहीं होगा, फ्लावर चेंज होगा, तो इसको जीटोनोगैमी कहते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी के मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के अंदर ये देखने को मिलता है। जीनोगैमी, तो एक तरह का ये क्रॉस पॉलिनेशन है।
ये दोनों जो है वो आ जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में, और ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है। तो जीनोगेमी, जीनोगेमी क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन अ डिफरेंट प्लांट, बट इट शुड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का होना चाहिए, प्लांट चेंज होगा बट स्पीसीज नहीं चेंज होगी, तो इसको हम जीनोगेमी कहते हैं। नेचुरली होता है, ये देखने को मिलता है पपाया के डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, क्योंकि पपाया जो है ये डायोशियस होता है, तो उसके अंदर ज्यादा करके जीनोगेमी देखने को मिलता है। जीनोगेमी के अलावा जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हम करवा सकते हैं एक स्पीसीज के डिफरेंट वैरायटीज के बीच में, उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो वो भी देखने को मिलता है डिफरेंट वैरायटीज के बीच में, सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज के बीच में। फिर पॉलिनेशन की बेसिस पर फ्लावर्स के जो है वो दो टाइप होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं जो ओपन हो जाते हैं और अपने पोलन ग्रेन्स को पूरी तरह से डिस्पर्स करवा देते हैं। तो कैस्मोगेमी जो है इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीवेंस, एक तरह का कॉन्ट्रीवेंस है, एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करवाता है। इसी तरह से क्लिस्टोगैमस या क्लिटोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन नहीं होते हैं, so they ensure the self pollination, so it is one of the contrivance of autogamy। यहाँ पर ऑटोगेमी फेवर होता है और यहाँ ऑटोगेमी लेस फेवर है, और जो जीनोगेमी है या क्रॉस पॉलिनेशन है वो ज्यादा फेवर है कैस्मोगैमस फ्लावर में। तो इनमें ये जो है वो देखने को मिलता है वायोला के अंदर, वायोला है, ऑक्सैलिस है, कॉमेनिना है, इनके अंदर दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं और कुछ फ्लावर्स जो है वो क्लोज्ड रहते हैं। नाउ वी विल सी द एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं किनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो पॉलिनेशन एजेंसीज में विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, और विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। सबसे प्रिमिटिव टाइप का पॉलिनेशन है ये। इसके लिए जो प्लांट्स हैं उनको अपने आप को एडप्ट करना होता है। फ्लावर्स जो है ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, इजीली नजर नहीं आने वाले, और नेक्टार भी नहीं होता है फ्लावर्स के अंदर। उसके फ्लावर के अंदर जो फलों का रस होता है वो भी नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है। हाँ, इसके अंदर जो है स्टेमेन का जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो हवा से बहुत तेजी से हिलता है, तो वर्सेटाइल स्टेमेन हम कहते हैं इसको। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ताकि पॉलिनेशन जो है वो इंश्योर हो सके। फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं साइज में, पाउडरी नेचर के होते हैं, लाइट कलर में होते हैं। स्टिग्मा जो होती है वो फिगरी या हेरी होती है ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से वो एयर से ट्रैप कर सके। तो ये सारे जो है एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में या एनिमोफिलस फ्लावर्स में। तो टर्म याद रखना हाँ इसके लिए, एनिमोफिली। एग्जाम्पल है बैम्बू, कोकोनट, मेज, ग्रास, शुगरकेन, ज्वार, इन सब के अंदर विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। फिर वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है तो उसको हम टेक्निकली कहते हैं हाइड्रोफिली। अगर वाटर की सरफेस के नीचे हो रहा है तो उसको कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, और सरफेस के ऊपर हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली। तो जो हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं? उनके पोलन ग्रेन जो है वो शार्प नीडल लाइक होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास जो है वो एक्साइन नहीं होती क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पोलन ग्रेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नियर अबाउट सेम टू वाटर होती है ताकि वो इजीली वाटर के ऊपर जो है फ्लोट कर सके। और कॉमन एग्जांपल जो है इसकी जोस्टेरा है और सिरेटोफाइलम है, सी ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है। फिर एपीहाइड्रोफिली की कॉमन एग्जांपल जो है वेलिस्नेरिया है। तो एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनका जो पेडिसेल होता है वो लॉन्ग और क्वाइल्ड होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन ऊपर आते हैं तो वाइब्रेशन फील होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से वाटर की सरफेस पर जो पेडिसेल होता है वो अनक्वाइल हो जाता है और पोलन ग्रेन फिर स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है।
और अलग अलग एनिमल्स जो है पॉलिनेशन करवाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है हनी बीज पॉलिनेशन करवाते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं। एनिमल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन मोड को ज़ूफिली कहा जाता है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़ूफिलस प्लांट्स या ज़ूफिलस फ्लावर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इंसेक्ट में हनी बीज जो है वो सबसे कॉमन एजेंट्स हैं, और जो टर्म इनके लिए यूज होती है एनिमल्स और पर्टिकुलरली जो आर्थ्रोपोड्स एजेंट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन वाली, इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और फिलस मींस लविंग, सो इंसेक्ट लविंग फ्लावर्स। ज्यादा करके फ्लावर्स इसी तरह से पॉलिनेट होते हैं। इन फ्लावर्स की कुछ खास बातें हैं, जैसे ये नेक्टारियस होते हैं, इनके जो कोरोला होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फुल ऑफ नेक्टार हैं, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके सरफेस पर जो एक्साइन होती है उसके ऊपर रफ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, स्टिकी भी रहते हैं कुछ केसेस में। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होती है ताकि वो पोलन ग्रेन्स को अटैच कर सके। कॉमन एग्जांपल में है जैस्मीन, रोज, सिस्ट्रम, साल्विया, बोगेनवेलिया, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस मोड से पॉलिनेट होते हैं। साल्विया के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको लेवर मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि एक जो एंथर होता है, एंथर लोब होता है, वो स्टेराइल होता है और एक जो होता है वो फर्टाइल होता है। तो जब इंसेक्ट लैंड करता है फ्लावर के ऊपर तो स्टेराइल लोब को पुश करता है और फर्टाइल लोब उसके विंग के कांटेक्ट में आते हैं और वहां से पोलन ग्रेन फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड पॉलिनेशन के लिए कुछ यहाँ पर एडेप्टेशन लिखे हैं जो मैंने बताए हैं। लाइट पोलन ग्रेन, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ये जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे पॉइंट वाइज है। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कॉमनली सीन इन ग्रासेस। वाटर पॉलिनेशन के लिए आप देख सकते हैं बहुत कम प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, लिमिटेड अप टू 30 जनेरा, मोस्ट कॉमनली डाइकॉट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटेड है क्योंकि वाटर सब जगह पर प्रेजेंट नहीं है। वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला ये फ्रेश वाटर फॉर्म है, जोस्टेरा जो है ये मरीन वाटर ग्रास है। वेलिस्नेरिया में सरफेस पॉलिनेशन है, एपीहाइड्रोफिली है। सी ग्रासेस या इसके अंदर जोस्टेरा के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली है। मैंने एग्जांपल बता दिए, यहाँ पे वही पॉइंट है। तो ये एक तरह से आपकी नोट्स भी है, अगर आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो एक सिनॉप्सिस भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको जो है वो पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में उसके ऊपर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर बोर्ड पर लिखने को जाएंगे तो ये बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से जो मेन पॉइंट है उसको जॉट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये जो है तो वाटर में, बट इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू या कि फिर इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो लंबे रिबन लाइक छोटे या कि फिर थोड़ा छोटे रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और पेडिसेल जो होती है वो कॉइल्ड होती है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग के साथ होते हैं। कलरफुल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेक्टार की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए एनिमल पॉलिनेशन के लिए कलरफुल होना चाहिए, फ्लावर को फ्रेग्रेंट होना चाहिए। कुछ केसेस में जो है वो फाउल ओडर्स आती हैं, जैसे कि बैट से पॉलिनेट होने वाले जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे इसमें काइजेलिया है, पिन्नेटा है, एडल्सोनिया है, बोहीनिया है, ये कुछ है जो कि बैट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, और जिसको हम काइरोप्टेरोफिली कहते हैं, जो बैट के थ्रू पॉलिनेट होने वाले। तो उनके अंदर ओडर होती है, फ्रेग्रेंस नहीं होती है, मतलब फाउल स्मेल होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटिंग स्मेल होती है। नेक्टार ज्यादा होता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा। फ्लोरल रिवार्ड मैकेनिज्म है। फ्लोरल रिवार्ड मैकेनिज्म किसको कहते हैं? इंसेक्ट जब फ्लावर को विजिट करता है तो इंसेक्ट को नेक्टार मिलता है और बदले में फ्लावर को पॉलिनेशन होकर के मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों को फायदा हो रहा है, फ्लावर को भी और विजिटिंग इंसेक्ट को भी। तो इसको कहा जाता है फ्लोरल रिवार्ड मैकेनिज्म। कुछ केसेस में जैसे यूका के साथ में मॉथ, यूका मॉथ है, उसका फ्लावर से रिलेशनशिप ये है कि वहां पर वो नेक्टार तो सर्व नहीं करता, लेकिन जो यूका प्रोनोवा जो मॉथ है, एक इंसेक्ट है,
वो वहां पर फ्लावर के अंदर अपने एग्स को लेकर देता है। और इसका जो रिलेशनशिप है ये देखने को मिलता है एमोर्फा फेलस के साथ में, एमोर्फा फेलस प्लांट के साथ में। तो उसके अंदर अपने एग ले करता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ फायदा जो है प्लांट को मिलता है, या तो नेक्टार के फॉर्म में या फिर सेफ लैंडिंग प्लेस फॉर एग लेइंग के फॉर्म में। नाउ देयर आर सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसको कहते हैं? ये कोई डिवाइसेस का मतलब कोई ऐसे apparatus नहीं होते हैं। These are the mechanism which favor the cross pollination and they avoid the self pollination. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए प्लांट्स इवोल्यूशनरी कोर्सेस में यानी बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की तरफ। सो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अगर सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर अगर मैच्योर हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकोगैमी, मतलब दो अलग अलग टाइम पर पोलन ग्रेन का और स्टिग्मा का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना। अब इसके अंदर चांसेस हैं कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्रोटेंड्री, और ये नॉर्मली देखने को मिलता है सनफ्लावर के अंदर। और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, ये देखने को मिलता है माइकेलिया के अंदर। तो ये एग्जांपल, एक एक एग्जांपल ही दी हुई है एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखना है। फिर दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है एंथर और स्टिग्मा की जो प्लेस है वो डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। इसको हेटेरोस्टाइली कहा जाता है। और हेटेरोस्टाइली जो है ये प्रिमरोज के अंदर देखने को मिलता है, प्राइमुला या प्रिमरोज में। फिर एक मैकेनिज्म है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, या इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। अगर बाय चांस सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तो स्टिग्मा कुछ ऐसे चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस कर देती है कि पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। फिर उसके बाद में प्लांट खुद ही जो है कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करना। फ्लावर के अंदर या तो मेल या तो फीमेल पार्ट ही होगा, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो जाएगा। या तो प्लांट ही पूरा का पूरा मोनोशियस या डायोशियस हो जाए। तो मोनोशियस रहेगा तो इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रोड्यूस होंगे सेम ट्री पर, और डायोशियस होगा तो मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट ट्रीज पर प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये भी फेवर करवाती है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो डायोशियस कंडीशन जो है हमको पपाया के अंदर देखने को मिलती है, मोनोशियस कंडीशन हमको कैस्टर के अंदर, कोकोनट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब पोलिनेशन होने के बाद में एक बार जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है तो उनके बीच में एक केमिकल कम्युनिकेशन होता है। दैट केमिकल कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड एज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टिग्मा एंड द डिपॉजिटेड पोलन ग्रेन। देखो यहां लिखा हुआ है अ कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। इट इज मीडिएटेड बाय मेनी केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। दोनों तरफ से सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगी। और अगर राइट टाइप का या कॉम्पेटिबल टाइप का पोलन ग्रेन है तो फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो फेवर होगी और पोलन ट्यूब फॉर्म होगा और बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होगा। सो पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ये फेवर होगा अगर कॉम्पेटिबल टाइप है, और अगर कॉम्पेटिबल टाइप नहीं है तो रिजेक्टेड हो जाएगा। और अगर फेवर हुआ तो पोलन ट्यूब फॉर्म होगा जो कि पेनिट्रेट करेगा स्टाइल से ओवरी की तरफ और उसके अंदर रहेंगे मेल गैमेट्स। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ डबल fertilization. It is a unique event seen in case of angiosperms only. Angiosperm के अंदर देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। दो मेल गैमेट जो बनते हैं वो अलग अलग दो फीमेल गैमेट्स से जो है वो फ्यूज होते हैं। इसको लिलियम और फ्रिटिलेरिया स्पीसीज में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया 1898 के टाइम पर। एस जी नॉस्चिन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको आइडेंटिफाई किया। तो इवेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा जो है फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड जो है इसका डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया है। ये पोलन ग्रेन है, डिपॉजिट हुआ, पोलन ट्यूब बनना फॉर्म हो गया यहाँ पर, और इसके अंदर दो मेल गैमेट हैं। तो पहला वाला जो मेल गैमेट होता है
ये जाकर के फ्यूज होता है एग सेल से। इसको हम लोग फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जाइगोट, जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है ये फ्यूज होता है हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो जैसे ही ये पोलर ट्यूब अंदर इंटर होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और फिर ये इससे फ्यूज होता है तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फिर यही PEN जो होता है आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये सेकेंड वाला जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज भी कर सकते हैं हम लोग अलग अलग वैरायटीज को। उसके लिए इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग वगैरह रिक्वायर होती है, जो आपने एनहांसमेंट वाले चैप्टर में स्टडी की है। Then we will see the post fertilization structures and event। कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले चेंजेस हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, PEN जो बन रहा है सेकेंड फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है ट्रिप्लॉइड, ये डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। और जो एग है उससे जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। फाइनली जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है। तो ये दोनों इवेंट जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। नाउ वी विल सी द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म डेवलप होता है कहां से, PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Okay, so endosperm development we were studying. Now, so development of endosperm you can see it is developed from primary endosperm nucleus which is triploid in ploidy. अब यहाँ पर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पर उसके अलग अलग टाइप हैं। तो पहले तो सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है उसमें सेल्स डिवाइड, जो सेल होता है हमारा फर्स्ट सेल जो PEN होता है वो डिवाइड होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म भी हो सकता है, जैसे कोकोनट जो है, कोकोनट वाटर जो होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और टेंडर कोकोनट जो उसका सराउंडिंग का होता है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। व्हाइट कर्नेल जो पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। यहाँ पर आप उसके टाइप के बेसिस पर डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं पूरा, और ये फिल हो रहा है जो पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। मिडल में देख रहे हैं आप सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, हर सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है। दिस इज द सेलुलर टाइप। फिर ये बहुत रेयर टाइप का एक एंडोस्पर्म है, इसको हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो एक ऑर्डर है, ऑर्डर हेलोबिया, उसके अंदर देखने को मिलता है। और कम ही कुछ फैमिली है, 72 फैमिलीज हैं जिनके अंदर इस टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन तो न्यूक्लियर टाइप का होता है। तो ये 3 टाइप के एंडोस्पर्म है बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट। नाउ वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूली फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। ये साइड के 2 डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स हैं और ये जाइगोट है। यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि एंडोस्पर्म बना लेता है। डेवलपमेंट जो है पहले एंडोस्पर्म की होती है और उसके कुछ देर बाद फिर जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये जाइगोट दिखाया हुआ है। पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इससे फिर 2 सेल्ड जाइगोट फॉर्म होता है और फिर उसके बाद में लीनियर डिवीजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो सेल हमारा चलाज़ा की तरफ होता है उसको हम चलाज़ल सेल कहते हैं, मतलब ये नीचे वाला जो है ये चलाज़ल सेल होगा। और जो ऊपर होता है इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं जो माइक्रोपाई की तरफ होगा। तो सस्पेंसर सेल जो है ये चलाज़ल सेल को होल्ड करता है। आगे जाकर के चलाज़ल सेल से पूरा एम्ब्रियो बनता है और सस्पेंसर सेल डिवाइड होते हैं और इससे पूरा ऐसा एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला ऊपर का जो सेल देख रहे हो ये वाला जहां पर कर्सर है इसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। ये अटैच हो जाता है माइक्रोपाइल की तरफ और होल्ड करता है और ये इसको पुश करता है इन सेल्स को। तो कुछ 10 to 12 सेल्स रहते हैं यहाँ पर लीनियर फॉर्म में और इसको यहाँ पर फिर जो नीचे का सेल है एम्ब्रियोनल सेल ये डिवाइड होता है। कई बार इसके अंदर डिवीजन होता है और ये फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। बाद में इसके अंदर मॉर्फोजेनेसिस होता है और हार्ट शेप एम्ब्रियो फिर हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो बन जाता है।
मीनवाइल जो सस्पेंसर है उसका काम खत्म हो जाता है। सस्पेंसर का काम सिर्फ ये होता है कि इस एम्ब्रियोनल सेल को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना, और बाद में फिर धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाता है और ये ग्रो होता है। फिर यहाँ पर कॉटिलिडॉन्स बनते हैं। डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलिडॉन और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट का कंपैरिजन। यहाँ पर ये मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है वो दिखाया गया है ग्रास का। यहाँ पर जो इसका कॉटिलिडॉन होता है सिंगल कॉटिलिडॉन, इसको स्क्रूटिलम कहते हैं, और ऊपर जो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। फिर यहाँ पर रेडिकल के सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। ये रूट कैप है, उसके नीचे कोलियोराइजा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो। नाउ वी विल सी द सीड। तो सीड की जो डेफिनेशन इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, 2 तरह का हो सकता है, अल्बुमिनस या इसको एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, नॉन अल्बुमिनस या एक्स अल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक। जो न्यूसेलस का पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है पेरिस्पर्म में। फिर सीड के कुछ फायदे हैं, जैसे डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट में हेल्प करता है। कुछ सीड्स एडिबल होते हैं, कुछ के ऊपर जो है वो हेरी आउटग्रोथ होती है जिसकी वजह से वो डिस्पर्सल में आसानी होती है। सीड कोट जो होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। फ्रूट से कुछ फायदे हैं, फ्लेशी या ड्राई हो सकता है, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। ये आपने सब स्टडी किया है मॉर्फोलॉजी के अंदर, यहाँ पर उसको बस एक रिमाइंडर के तौर पर लिया गया है इस चैप्टर में। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, दीज आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी और इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी 2 टाइप की होती है। नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना के अंदर देखने को मिलती है, इंड्यूस्ड जो है वो पर्टिकुलर हार्मोन्स के थ्रू करवाते हैं। फिर ये स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस, सो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। और इस तरह से जो सीड्स होते हैं उनको एपोमिक्टिक कहते हैं। इसके अंदर जो डिप्लॉयड एग होता है वो डायरेक्ट, मतलब एग के अंदर जो एग होता है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, मियोसिस नहीं होता उसके पहले, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाता है। अब ये न्यूसेलर टाइप की होती है जिसके अंदर न्यूसेलस का कोई सेल जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर देता है, और उसकी वजह से कई एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी, दीज आर कॉल्ड स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ आप कुछ कंपैरिजन देख रहे हैं एपोमिक्सिस वर्सेस पार्थेनोकार्पी। तो एपोमिक्सिस रिफर्स टू अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि इसके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पी जो है ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है। फिर यहाँ पर सीड और यहाँ पर फ्रूट। नॉर्मली ये जो फ्रूट होते हैं जो पार्थेनोकार्पिक होते हैं दे आर सीडलेस। एग्जांपल में यहाँ पर रोजेस, ऑरेंजेस हैं, यहाँ पर पाइनएप्पल है, बनाना है, वाटरमेलन है। ये जो इवेंट है, प्रोसेस है, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। है ये असेक्सुअल बट मिमिक करता है, कॉपी करता है सेक्सुअल को। पार्थेनोकार्पी जो है ये इंड्यूस की जाती है कुछ ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन से, जैसे मोस्ट कॉमन जो है वो गिबरेलिंस है। फिर एक कंपैरिजन यहाँ पर हम देखेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के बीच में। तो एपोमिक्सिस जो है अगेन सेम है जो हमने पिछला पढ़ा है, उसको यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी से कंपेयर किया गया है। तो पॉली एम्ब्रियोनी एक टाइम पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्म होना, द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम इन अ सिंगल सीड। ये भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है पॉली एम्ब्रियोनी में, बस एम्ब्रियो ज्यादा फॉर्म होते हैं और सीड भी प्रोड्यूस होते हैं। ज्यादा करके पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये हमको फैमिली रोटेसी जो है, सिट्रस फैमिली जिसको कॉमनली कहा जाता है, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक के हमने जो है इसको स्टडी कर लिया है और हमारा ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे कुछ, और उसके बाद में उसके आगे के चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो अपना लेक्चर यहाँ पे आज का हम लोग कंक्लूड करते हैं।